Good morning, girls. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So everyone is here. Shall I start? Can you see my screen? Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Just wait a second. Okay. So, girls, I have written a question on decision tree analysis. ये आपका जो चैप्टर है, सेकेंड यूनिट का चैप्टर है ये. डिसीजन थियोरी या डिसीजन ट्री चैप्टर का नेम होगा आपके. आपको मिल गया है बुक में ये चैप्टर? Yes, ma'am. हाँ जी, उस चैप्टर का ये ना एक्चुअली उसमें मोस्टली जैसे एज आई टोल्ड यू थ्योरी आती है. तो एक ये क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको कल करवा दूंगी. ठीक है. तो मोस्टली थ्योरी आती है और वो दो ही क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, तो मैं वो आपको करवा मैम देती आपकी हूँ. वॉइस स्लो है। आई वाज सेइंग कि मोस्टली ये चैप्टर की थ्योरी ही आती है, तो मेनली दो ही क्वेश्चंस बनते हैं. एक हम आज करेंगे, एक हम कल स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. बाकी स्टिल अगर जो है प्रैक्टिकल अगर रिस्क कवर करने के लिए करना है तो वो हम रिवीजन के टाइम पे कर लेंगे. ठीक है. अभी मैं आपको इसकी थियोरी करवा के ही हम नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है. इज दैट क्लियर टू यू? Okay, ma'am. हाँ जी. Okay, ma'am. या सो इसमें अब सबसे जो मेनली थियोरी के दो ही क्वेश्चंस इसमें बनते हैं एंड मोस्टली वही आए हुए हैं पेपर में. ठीक है. मतलब थियोरी ही आई हुई है एंड यही दो क्वेश्चंस ही घुमा फिरा के डाले हुए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है दैट इज डिसीजन ट्री एनालिसिस. डिसीजन ट्री इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी का ही थियोरी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो आपका रहेगा व्हाट इज डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. ठीक है. सो वो हम कल डिस्कस करेंगे. आज हमने करना है क्वेश्चन डिसीजन ट्री एनालिसिस का. सो अब हम ये डिसीजन ट्री क्या होता है, मेरी वॉइस आपको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. सो डिसीजन ट्री क्या है? बेसिकली डिसीजन ट्री एनालिसिस एक पावरफुल टूल है जिससे हम एक मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं. लाइक मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है, उसको मैंने सॉल्व करना है, तो मैं डिसीजन ट्री के थ्रू या जो है इस टूल के थ्रू जो है उसको सॉल्व कर सकती हूँ. ठीक है. एंड इससे क्या होता है, इससे ना मैं बहुत सारे ऑप्शंस जो मेरे पास होते हैं उसको कंपैरिजन एंड इवेल्युएशन कर पाती हूँ. मैं आपको आगे दिखाऊंगी एक एग्जांपल, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बेसिकली डिसीजन ट्री में मेरे पास ना लाइक अगर कोई एक चीज है मेरे पास, उसके लिए तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं कि मैं अगर ये लाइक अगर मेरे कंपनी का ना प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, तो मेरे पास तीन ऑप्शन है कि लाइक क्या कर सकती हूँ मैं उसको कि या तो मैं एक नई प्रोडक्ट लाइन शुरू कर लूँ, या मैं अपने जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन कर लूँ, या फिर सपोज कर लो कि कोई और ही मतलब एक्सपेंशन कर लूं. कोई भी, जो भी आपके पास तीन चार ऑल्टरनेटिव्स होंगे आप वो ऑप्शंस बना लीजिए. एंड देन उनके क्या रिजल्ट्स आएंगे, उससे क्या प्रॉफिट्स होंगे, उन रिजल्ट्स को कंपेयर करना होता है. बेसिकली यही डिसीजन ट्री में होता है, वो आपको आगे पता लगेगा. सो इसका मोटिव क्या होता है? इट हेल्प्स टू चूज द मोस्ट कंपेटिटिव ऑल्टरनेटिव. इसका फायदा क्या है और इसका मोटिव क्या है? इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो बेस्ट ऑप्शन क्या है. मीन्स इसमें हम कंपैरिजन करते हैं. इन शॉर्ट बहुत सारे जो मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं उसको मैं कंपेयर करती हूँ एंड जो सबसे बेस्ट होता है उसको चूज कर लेते हैं.
सो इसमें बहुत सारे जब डिसीजंस कंपनी को लेने पड़ते हैं, लाइक कभी प्रोजेक्ट सिलेक्शन, कि मेरे पास 3 प्रोजेक्ट के ऑप्शन है, मुझे उनमें से बेस्ट वन सिलेक्ट करना है जो मेरी कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा। या लाइक ओआर में भी ये यूज होता है, प्रोडक्शन में भी कई बार हमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट में यूज होता है, बहुत सारी जगह ये डिसीजन ट्री एनालिसिस जो है यूज होता है। मतलब जहां पर भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स आ गए ना, किसी चीज को लेकर ऑप्शंस आ गए, तो वहां पर ये टूल आपका यूज हो जाएगा। ठीक है गर्ल्स, आपको इसके इंट्रोडक्शन इज क्लियर? Yes, ma'am. ये मैंने ना देखो पूरा बुक से एज इट इज नहीं लिखा है, मैंने उतना ही ये क्वेश्चन बनाया है जितना 6 पेजेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री क्या होता है? ठीक है, सो डिसीजन ट्री जो है वो एक ग्राफिकल डिपिक्शन होती है ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज और आउटकम्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक इशू। बेसिकली मैं ग्राफिकली, मतलब ग्राफ की फॉर्म में जितने भी आउटकम्स या पॉसिबिलिटीज होती हैं एक इशू की, या एक अपॉर्चुनिटी ही है, उसमें क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं, क्या उनके आउटकम्स होंगे, उनको एक ग्राफिकली डिपिक्ट करती हूँ। एंड ये यूजफुल फाइनेंशियल टूल है जिससे मैं प्रोबेबल रिजल्ट्स, मतलब मेरी एक चीज के क्या क्या प्रोबेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, कि ये भी मेरे को आउटकम आ सकता है, ये भी आउटकम आ सकता है, कोई भी एक गिवन सिचुएशन है उसके क्या प्रोबेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, वो मुझे यहाँ पर इस टूल के थ्रू पता लगता है। क्लियर टू यू गर्ल्स? आई थिंक मीनिंग इज क्लियर। मैं आपको एक थोड़ा सा इसका ना दिखाती हूँ एग्जाम्पल, आपको पता लगेगा ये होता कैसे का है। जस्ट मैं आपको ये इस, वैसे तो इससे भी थोड़ा दिख जाएगा, बट मैं आपको Ma'am, voice slowly. एक सेकंड गर्ल्स, आई एम जस्ट शोइंग यू एन एग्जांपल। सो इस तरीके का होता है गर्ल्स ये डिसीजन ट्री। ये देखो एग्जांपल दिख रही है आपको। अब इसको आगे हम बाद में करते हैं। जैसे कि ये एबीसीडी लिमिटेड है, इसके पास 3 ऑप्शंस हैं, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस यूनिट, न्यू प्रोडक्ट लाइन शुरू करनी, या फिर कुछ भी ना करे। फिर इसके अंदर भी इसके पास 2 चीजें हैं, 2 है, कि अगर एक्सपेंशन करेगा तो 40% चांसेस है कि मार्केट शेयर बढ़ेगा, 60% चांसेस है कॉम्पिटिटर का थ्रेट है। ऐसे ही न्यू लाइन शुरू करेगा तो 50% चांसेस सक्सेस होंगे, 50% चांस फेलियर। कुछ नहीं करेगा तो 40% चांस है कि मार्केट शेयर इंक्रीज होगा एंड 60% चांस है कि कॉम्पिटिटर का थ्रेट रहेगा। ठीक है, सो ये जो काइंड ऑफ आपको दिख रहा है ना, ये डिसीजन ट्री होता है। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. इस तरीके का भी कह सकते हैं, कुछ इस तरीके का होता है, उसको डिसीजन ट्री कहते हैं। कि मेरे पास ये है, ये मेरा इशू है, इसमें मेरे पास ये 3 ऑप्शंस हैं, फिर ये 3 ऑप्शंस है, अगर मैं इसको चूज करती हूँ, इसको चूज करती हूँ, फिर भी ये 3 है, या ये 2 आउटकम हो सकते हैं। सो उस तरीके से हमने इसको करना होता है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजीज में क्या है, सबसे पहला होता है रूट नोड। रूट नोड होता है ये वो चीज है जिसपे सारा सैंपल बेस्ड होता है, कंपाइल होता है, वही आगे मल्टीपल सेट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये हमारा क्या है, रूट नोड है। क्या है? हेलो हेलो गर्ल्स, मेरी वॉइस आपको सुन रही है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. रूट नोड, रूट से क्लियर नहीं हो रहा आपको? रूट मीन्स जहां से कोई चीज इमर्ज Start होती है, over. हाँ स्टार्ट हो रही है, राइट? सो रूट नोड वो होता है जहां से चीज स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको ध्यान से सुन लो गर्ल्स। इसको मैंने बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बनाया है, आपके लिए इजी फॉर्म में 6 पेजों में क्वेश्चन लिख दिया है। अब अगर इसको ध्यान से सुनो अब तुम लोग। चलो नेक्स्ट इज टर्मिनल नोड। अगर मैं टर्मिनल नोड की बात करूं तो टर्मिनल नोड ना फाइनल नोड होता है। जैसे रूट जहां से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनल जहां पर बिल्कुल फाइनल नोड है, जो मुझे आउटकम्स शो कर रहा है, जिसको मैं आगे और फर्दर कैटेगराइज नहीं कर सकती। अगर लाइक यहाँ पर मैं बताऊं, इस डायग्राम की एग्जांपल लूं, तो यहाँ पर वो कहता है टर्मिनल नोड है ना, वो जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, वो सारे टर्मिनल नोड है। ट्रायंगल्स आप देख रहे हो कहाँ पर बनाए हैं? बिल्कुल लास्ट में। क्योंकि क्यों बनाया है? क्योंकि टर्मिनल नोड के बाद आगे फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं होगी, मतलब यही मेरे फाइनल आउटकम्स हैं। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. ठीक है, सो नेक्स्ट इज
ब्रांच। सो ब्रांचेस क्या होती हैं? ब्रांचेस मतलब बहुत सारे जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं डिसीजन ट्री मेकर के पास। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये जो सारी लाइंस जा रही है ना गर्ल्स, ये क्या है? ब्रांचेस ही है। ये देखो लिखा भी, लेबल भी किया हुआ है, दिस इज ब्रांच, ब्रांच। Yes, ma'am. एंड ये जो है ये सारे ब्रांचेस हैं। मतलब कि एक चीज कितने ऑप्शंस में कन्वर्ट हो रही है, कि लाइक अगर ये है तो इसके पास क्या 3 ऑप्शंस हैं, अब ये ऑप्शन चूज करता है तो उसके भी आगे इसके पास 3 लाइक ऑप्शंस या आउटकम्स आ जाते हैं। सो ये जो होती है ये मेरी ब्रांचेस होती है। चलो उसके बाद नेक्स्ट इज डिसीजन नोड। डिसीजन नोड होता है ये वो सब नोड है जो डाइवर्ज होता है फर्दर पॉसिबिलिटीज में। लाइक इसको, जैसे ये जो रेक्टेंगल की शेप में बना हुआ है इसको डिसीजन नोड बोलेंगे। जैसे ये है, ये फर्दर डाइवर्ट हो रहा है, ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ये है, ये भी कन्वर्ट हो रहा है। समझ आ रही है बात? सो डिसीजन नोड वो होता है जो आगे जो है ब्रांचेस में डाइवर्ट हो जाता है। ये रूट नोड कौन सा होता है? जिससे स्टार्ट हो रहा है, रूट नोड है जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला। डिसीजन नोड जो बीच वाले बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये सारे ये डिसीजन नोड है, मतलब जिनको हम आगे फर्दर पॉसिबिलिटीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। राइट गर्ल्स? Yes, ma'am. ठीक है। सो नाउ 2 टर्म्स और हैं, वो भी एक बार कर लेते हैं। फर्स्ट इज स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब तो तुम लोग समझते ही हो, जब मैं एक चीज को आगे मल्टीपल ऑप्शंस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, लाइक जस्ट डाइवर्जन ऑफ अवेलेबल ऑप्शन। जैसे ये ऑप्शन है मेरे पास, इसको मैंने फर्दर मल्टीपल सब नोड्स में, मतलब इसमें इसमें और इसमें वो कन्वर्ट हो गया, तो ये इस प्रोसेस को स्प्लिटिंग बोलेंगे। समझ रहे हो? ये क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है, राइट। प्रूनिंग क्या होता है? ये उसका ऑपोजिट है, जहां पर डिसीजन मेकर ना एलिमिनेट करता है कुछ सब नोड्स को। ये आपको ऐसे एज सच है नहीं, मतलब इसमें कभी आपको अभी दिखने को नहीं मिलेगा, बट वैसे उन्होंने टर्म आपको समझाई हुई है। ठीक है, तो आपको बस लिखना है इसको। स्प्लिटिंग मतलब जब कोई चीज आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है, ठीक है, अवेलेबल ऑप्शंस में। जैसे सब ये एक डिसीजन नोड है, ये आगे और नोड्स में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। प्रूनिंग मतलब स्प्लिटिंग का ऑपोजिट, जहां पर ये डिसीजन मेकर है ना, इसको आगे डिवाइड नहीं करेगा, एलिमिनेट करेगा, कम करेगा सब नोड्स को। ठीक है, जो अननेसेसरी वगैरह होंगे उसको एलिमिनेट कर देगा, दैट इज नोन एज प्रूनिंग। क्लियर है? Yes, ma'am. सो ये डायग्राम गर्ल्स आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? रूट नोड है, उसको आगे डिवाइड किया 3 ऑप्शंस में, देन आगे ये डिवाइड हो रहा है जितने भी ऑप्शंस हैं, लास्ट में टर्मिनल आ रहा है, टर्मिनल की आगे डिवीजन नहीं होनी है, यही आपका एंड में आउटकम होता है। ठीक है, चलो। तो इसके मैं स्टेप्स बाद में करवाऊंगी, पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल, ये जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी, इसको पहले करवा देती हूँ, फिर उसके बाद आपके स्टेप्स एंड आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कराऊंगी। अब एग्जांपल को गर्ल्स एक बार ध्यान से कोई जना प्लीज रीड आउट करो एग्जांपल को। ABC Limited is a company manufacturing skincare product. It was found that the business is at the maturity stage, demanding some change. After research, management come up with following decisions tree. ठीक है, तो इसको भी 1 मिनट आगे रीड आउट करना है। ये इवैल्यूएशन ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव कहता एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस यूनिट, कि पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, अगर आप यहाँ पर भी देखें कि बिजनेस यूनिट को एक्सपैंड कर लिया जाए, राइट। तो पहला ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस यूनिट। इसके बारे में वो क्या बोल रहा है कि इसमें कहता है 40% पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं ये ऑप्शन चूज करती हूँ तो मेरा मार्केट का जो शेयर है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, ठीक है, सो वो मार्केट का जो शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और 60% पॉसिबिलिटी है कि जो कॉम्पिटिटर है वो मेरा मार्केट शेयर ले लेगा एंड मुझे 8 लाख का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने दोनों ऑप्शंस को लिख लिया यहाँ पर ब्रांचेस में, लाइक 40% चांसेस ऑफ इंक्रीज इन मार्केट शेयर, 60% चांस ऑफ थ्रेट फ्रॉम कॉम्पिटिटर।
ठीक है। और अगर उसने बोला कि जब 40% इंक्रीज होगा मार्केट शेयर का तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हो सकता है, 25 लाख का। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर ने मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया तो कंपनी को नुकसान भी हो सकता है, लॉस कितने का हो सकता है, 8 लाख का। तो ये देखो ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं ना, ये बिल्कुल फाइनल टर्मिनल्स हैं, ये प्रॉफिट आ रहा है या जो लॉस आ रहा है, समझ आ रहा है। Yes, अब ma'am. मुझे इसकी अगर ईएमवी निकालनी है, ईएमवी क्या होता है, व्हाट इज ईएमवी? हेलो, ओके, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू को बोलते हैं गर्ल्स ईएमवी, ठीक है। तो Okay, ma'am. ईएमवी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ईएमवी फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या था, 40% चांसेस थे कि आपका मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और आप 25 लाख का प्रॉफिट कमा लोगे, एंड 60% चांस है कि आपको 8 लाख का लॉस हो जाएगा। सो आपने 40% मल्टीप्लाई बाय जो 25 लाख का प्रॉफिट होना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 60% मल्टीप्लाई बाय जो -8 लाख, माइनस वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि 8 लाख का लॉस आ रहा था ना गर्ल्स, राइट। Yes, ma'am. सो मैंने दोनों ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर लिया, देन उसको मतलब उसका ईएमवी फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5,20,000। समझ आया कैसे किया मैंने, मैं आपको ट्री से बता देती हूँ। हाँ, 40% इंटू 25 लैक्स प्लस 60% इंटू -8 लैक्स। क्लियर, समझ आ रहा है। तो 40% करेंगे 25 लैक्स का तो कितना आ जाएगा, 10 लैक्स। किसका गर्ल्स माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ करो प्लीज। नंदिनी अपना माइक ऑफ करो। चलो, मैम खुद ही कर दो नंदनी को। हाँ मैंने खुद ही कर दिया। अच्छा, समझ आ रहा है ये ईएमवी कैसे आया, इसका 40% करके 10 लाख एंड इसका 60% करके 8 लाख का 4,80,000, इसको माइनस करके ये आ गया। नाउ सेकंड ऑप्शन का आप मुझे बताओगे कैसे आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या था कि नई प्रोडक्ट लाइन शुरू करनी है, उसमें कहता है 50% चांस है सक्सेस होगी और कंपनी 18 लाख प्रॉफिट कमा लेगी। ये चीजें क्वेश्चन में ही लाइक गिवन होती है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि 50% चांसेस है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा और 18 लाख प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन 50% चांस है कि फेल हो जाएगा और 6 लाख का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा, 18 लाख इंटू 50%, 9 लाख, एंड 6 लाख का 50% को माइनस, मतलब -6 लाख आ जाएगा ना, लॉस था। सो 50% इंटू -6 लाख मतलब -3 लाख। सो 9 लाख -3 लाख इज इक्वल टू 6 लाख आ गया। समझ आया ये ईएमवी कैसे आया। Yes, ma'am. ठीक है, अब अगले का बताओ तुम लोग, यहाँ से ही देख के बता दो चाहे। फोर्टी परसेंट चांस है 10 लाख प्रॉफिट के एंड 60% चांस है 4 लाख लॉस के। मैम 40% 10 लाख का और -4 लाख का 60% फिर दोनों को ऐड कर देंगे। Ma'am, 1,60,000. 1,60,000। 40% ऑफ 10 लाख 4 लाख आ गया एंड 60% ऑफ 4 लाख 2 लाख 40 होता है, तो 10 लाख में सॉरी 4 लाख में से माइनस कर देना 2 लाख 40, दैट विल बी 1,60,000। क्लियर है गर्ल्स। मैम ईएमवी की आपकी फुल फॉर्म क्या बताई थी आपने? एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, सो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। हेलो मैम, ये हमने फाइंड आउट ही क्यों की ईएमवी? सो दैट हम कंपेयर कर सके, अभी मैं बताने लगी हूँ वही चीज। इंटरप्रिटेशन क्या कहती है कि अगर मैं आप बताऊं, मैं आपसे यही पूछूंगी ना, डिसीजन ट्री बनाने का फायदा क्या था कि आप मुझे बताओ मैं तीनों में से कौन सी ऑप्शन चूज करूं। एबीसी लिमिटेड के पास 3 ऑप्शंस थी कि एक्सपेंशन करे, नई प्रोडक्ट लाइन शुरू करे कि कुछ भी ना करे। अब आप देख लो तीनों केसेस में ईएमवीज क्या आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन की और थर्ड ऑप्शन की, जिसकी सबसे हाईएस्ट आएगी वो चूज कर लो। फर्स्ट वाले की 5,20,000 आ रही है, सेकंड वाले की 6 लाख आ रही है, थर्ड वाले की 1,60,000 आ रही है।
सो सबसे फायदेमंद ऑप्शन क्या है मेरे पास? Second option. बस दैट्स इट। तो हम सेकंड ऑप्शन चूज कर लेंगे। फ्रॉम द अबव इवैल्यूएशन वी कैन इजीली मेक आउट दैट द ऑप्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लाइन, मतलब जो सेकंड ऑल्टरनेटिव था उसकी हाईएस्ट ईएमवी है। thus the company can avail this opportunity to make the highest gain. That's it. Clear है? Yes, ma'am. ओके अब इसके स्टेप्स आपको, क्योंकि अब आपने देखो खुद से क्वेश्चन कर लिया है, अब आपको स्टेप्स बहुत इजी लगेंगे। सो ये इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग एनालिसिस। सो सबसे पहला स्टेप क्या है? डिफाइनिंग द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना है। मतलब कि हम अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या हमारा प्रॉब्लम एरिया है जिसके लिए हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो प्रॉब्लम पता होना कि मेरे पास प्रॉब्लम क्या है। सपोज बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, ये मेरा इशू है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप है मैंने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेप में मैंने डिसीजन ट्री को बनाया, ड्राफ्ट किया, जो जो मेरे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, जो भी उस इशू के, वो जैसे आपने अभी बनाया था है ना डिसीजन ट्री, तो उसको बनाना है सेकंड स्टेप में कि लाइक अगर मेरे पास ये इशू है कंपनी को तो उसके 3 ऑप्शन है कि या तो एक्सपेंशन कर ले या फिर मतलब न्यू प्रोडक्ट लाइन शुरू कर ले या कुछ ना करे। और उसके भी अंदर वो आ रहा है कि अगर वो एक्सपेंशन करता है तो उसको मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मार्केट शेयर बढ़ भी सकता है, वो सारी चीजें। सो अपने ड्राफ्ट कर लिया डिसीजन ट्री, जो भी उसकी पॉसिबिलिटीज है या फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको लग रहे हैं कि अगर मैं ये चूज करती हूँ तो 2 चांसेस ये हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, वो सारा आपने ड्राफ्ट कर लेना है। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आपने उनकी प्रॉपर प्रोबेबिलिटीज भी, वाई वैल्यूज भी असाइन कर दी ना। मैंने 40% चांस ये होने के हैं, 60% चांस ये होने के, लाइक 50% चांस है कि बिजनेस अगर ये न्यू प्रोडक्ट लाइन शुरू करता है तो वो फेल हो जाएगा, 50% चांस है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो वो प्रोबेबिलिटीज वैल्यू असाइन कर देनी है आपने। इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि आपने आउटकम्स फाइंड आउट करने हैं कि क्या क्या आपके आउटकम्स है, वही हमने फाइंड आउट करे, ईएमवीज निकालना सबके, राइट। लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, वो जो भी हमने ईएमवी जो है कैलकुलेट करी थी उसको लास्ट में बस कंपेयर करके आपने देखा सबसे हाईएस्ट वाली कौन सी है, देन उसको आपने चूज कर लिया। क्लियर? Yes, ma'am. सो बेसिकली यही था। एक बार मैं दोबारा, हाँ मैम जी हाँ जी, हेलो गर्ल्स, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? Ma'am सुमिति थी शायद। ओके चलो, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। सबसे पहले डिफाइन किया प्रॉब्लम है क्या, देन उसका ट्री की जो भी पॉसिबल आउटकम्स। हाँ जी ये बता क्या रही है ईएमवी की क्या निकला? हेलो मैम का मैम कशिश है। कशिश, मैम वो पूछ रही है कि ईएमबी बताता क्या है हमें, वो क्या निकल रहा है वो। मैम हाँ जी ठीक है। ईएमवी बच्चे हमें ये बता रहा है कि आपकी हमारी ना बेसिकली एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या है। मतलब कि हमें कितना, अगर मैं ये डिसीजन लेती हूँ तो मुझे इससे क्या एक्सपेक्टेड होता है। बेसिकली देखो, अब मैं इसको प्रॉफिट नहीं कह सकती हूँ, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो, क्योंकि मुझे नहीं ना पता मेरे मेरे पास होगा क्या, ये तो चांस है। आप प्रोबेबिलिटी नहीं करते होते थे गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको याद है? जब भी आप प्रोबेबिलिटी, आपको नहीं पता, अब ये भी हो सकता है होने को, तो ये भी चीज हो सकती है, राइट, कि प्रॉफिट भी हो सकता है 25 लाख का, तो मैं खाली 25 लाख को तो ईएमवी नहीं बोलूंगी। चांस तो ये भी है कि लॉस भी हो जाए। तो मैं ना इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन करके एक वैल्यू निकाल लेती हूँ कि ठीक है कि अगर ये ऑप्शन हो जाता है तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि देखो हम ना क्या कर रहे हैं, मैं एक तरह रिस्क ही एनालाइज कर रही हूँ कि अगर एक ऑप्शन में इतना प्रॉफिट हो सकता है तो उसमें इतना लॉस का भी चांस है। समझ रहे हो? तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या है, प्रॉफिट को भी जितना चांस प्रॉफिट होने का उससे मल्टीप्लाई कर दिया, जितना चांस लॉस होने का है उसको उससे मल्टीप्लाई करके देन ऐड अप करके एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही हर केस में ये वैल्यू फाइंड आउट करी, सो दैट लास्ट में आप कंपेयर कर सको। अब देखो सीधी सी बात है, मुझे ऑप्शन ए में 25 लाख का प्रॉफिट है,
ठीक है, उसमें रिस्क भी है कुछ, वो भी मल्टीप्लाई हो गया ना कि इतना चांस है ये प्रॉफिट होगा। कि सपोज कर लो अगर मुझे ऑप्शन ए में ना चांसेस हैं कि 10% चांस है कि मुझे 25 लाख का प्रॉफिट हो जाए, तो वो 25 लाख 10% से ही मल्टीप्लाई होगा ना, राइट। तो इससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि इसके चांस कम है। एंड सिमिलरली अगर दूसरी ऑप्शन में मेरे पास हो कि 60% चांस है आपका 18 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, सो 18 लाख का 60% कितनी ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो 10,80,000 तो आई थिंक यही हो गया। सो इससे आपका वो भी बढ़ गया ना, मतलब अब मुझे ना एक क्लियर पता लग जाता है कि मेरे लिए फायदेमंद ऑप्शन कौन सी है, कि जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है और उसके होने के ज्यादा चांसेस भी हैं। तो मेरी ऑटोमेटिकली ये जब आप ईएमवी कैलकुलेट करोगे तो वही ऑप्शन सबसे ज्यादा वैल्यू देगी मुझे। समझ आ रही है आपको गर्ल्स? आपको क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो कशिश आपको क्लियर है? कशिश इज देयर? मैम शायद उसका लेफ्ट ही हो गया। मैम क्या बताया आपने, मेरा कनेक्ट हो गया। ओके, मैं अभी एक्सप्लेन करके हटी हूँ उसको। एक सेकंड बच्चे, मैं टॉपिक 1 मिनट करवा रहा हूँ कंप्लीट, देन आई विल जस्ट कम बैक टू योर पॉइंट। चलो Okay, ये ma'am. गर्ल्स ये स्टेप समझ आ गए सबको? Yes, ma'am. बस लास्ट में इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो आप एक बार चाहे रीड आउट कर लो, सिंपल से ही है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये तो इससे हमें पता लग जाता है सबसे सूटेबल प्रोजेक्ट क्या है, सबसे सूटेबल सोल्यूशन क्या है। और ये बहुत इजी होता है, लाइक ट्री बना के आपको कितना इजीली नहीं समझ आने लग गया, आपको क्वेश्चन नीचे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ Yes, रही। ma'am. डिवाइड इजी हो गया कि हर एक पार्ट को अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग निकाल लिया। हाँ, इसी से ही मुझे सारा कुछ क्लियर दिख रहा है, मुझे नीचे वाली चाहे वो लाइंस ना भी पड़ती तब भी समझ आ जाता। ठीक है, सो ये इजी डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाती है। डिसीजन मेकिंग और भी बहुत सारे डिसीजन मेकिंग टूल्स की ये हेल्प करता है। एंड ये बोथ फैक्टर्स कंसिडर कर रहा है, कहता क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी। ऐसे ही हो रहा है, क्वालिटेटिव चीजें भी तो कंसिडर कर रहा है ना कि मार्केट वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा या फिर बिजनेस सक्सेसफुल फेलियर, जो भी चीजें हैं तो वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देख रहा है। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल्स टर्म में तो हम देख ही रहे हैं, इतना प्रॉफिट है इतना लॉस है वो सब तो देख ही रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, जब बहुत सारा डाटा हो फिर तो ये ट्री बहुत बड़ा बन जाएगा ना, बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट सा हो जाएगा या बहुत मुश्किल हो जाएगा इतनी वैल्यूज को हैंडल करना, एंड एरर्स आने के भी चांसेस हो जाते हैं। और बस ये टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है गर्ल्स ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है। सो दैट्स इट, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं ईएमवी पे आती हूँ, जिसको भी डाउट था इसकी वैल्यू ईएमवी पे। ईएमवी क्या होता है बच्चे? ईएमवी इज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। यहाँ पर मैं क्या बोल रही थी कि देखो ईएमवी में हमें क्या पता चल रहा है कि एक ऑप्शन से क्या हमें बेनिफिट हो रहा है। मतलब जब मैं दो ऑप्शंस को कंपेयर कर रही हूँ ना, तब मुझे ईएमवी की रिक्वायरमेंट है कि मैंने कंपेयर करना है कि मैं एक्सपैंड करूँ कि इसको करूँ। मैंने क्या किया कि मेरे को चांस है 40% चांस है कि 25 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। सो मेरा वो 25 लाख 40% से मल्टीप्लाई हो रहा है। और लेकिन इक्वल चांस है मतलब इक्वल नहीं सॉरी 60% चांस ये भी तो है ना कि 8 लाख का लॉस हो जाए। तो मैंने उसको भी कंसिडर कर लिया कि हाँ मेरा लॉस भी हो सकता है। मतलब इसमें मैं ये नहीं कंपेयर कर रही दो ऑप्शंस में प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट तो ऐसे कंपेयर करने को तो सीधा कर लो कि इसमें 25 लाख है इसमें 18 लाख है, बट वो मुझे एक राइट कंक्लूजन नहीं ना देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉसेस के भी चांसेस हैं, क्या पता मेरा लॉस हो जाए। 60% चांस लॉस का है, यहाँ 50% चांस है कि 6 लाख का लॉस हो जाए। सो ऐसे तो कंपेयर करना बहुत मुश्किल है कि इसमें 25 लाख का प्रॉफिट है इसमें 18 लाख का, इसमें 8 लाख का लॉस है इसमें 6 लाख का, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट चांसेस हैं। तो इसके लिए ईएमवी ही बेस्ट सोल्यूशन रहता है, जिससे मेरा प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज यहाँ पर 10% चांस होता कि 25 लाख के प्रॉफिट होने का ना बहुत कम चांस है 10%। सो 10% ऑफ 25 लाख तो 2.5 लाख आ जाता। और अगर यहाँ पर होता 18 लाख का प्रॉफिट होने के 60% चांस है, सो 18 लाख का 60% कितना आ जाता आपका? आई थिंक 10,80,000, राइट? Yes, ma'am.
सो इतना आ जाता। तो क्लियरली देखो, अब जिस चीज के अगर आप ही नॉर्मली भी खुद सोचो, आप वो ऑप्शन चूज करोगे जहां पर 10% चांस है 25 लाख प्रॉफिट होने का, कि वो ऑप्शन चूज करोगे जहां पर 60% चांस है 18 लाख प्रॉफिट होने का, चाहे 25 लाख से कम है 18 लाख, बट चांसेस तो ज्यादा है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, सो आपकी ऑब्वियसली ईएमवी इसकी ज्यादा आ जाएगी, बाकी वो लॉस वगैरह को भी कंसीडर करके माइनस करके जिसकी भी ईएमवी हम ज्यादा लग रही होगी हम वही ऑप्शन चूज करते हैं। क्लियर है कशिश? यस मैम, यस मैम क्लियर है। ठीक है जी, चलो, सो दिस वाज इट। सो आपका ये क्वेश्चन आपका अब कंप्लीट हो गया। गर्ल्स, किसी को भी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है जितना भी डिस्कस किया है? No, ma'am. ठीक है, मैम ये So, PDF शेयर कर देना। हाँ, मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्लास के बाद। चलो, सो बस एक बार अटेंडेंस ले लें, देन यू मे लीव। गिव मी अ सेकंड। मैम मुझे ना कि कल जो एग्जाम्पल आपने क्लास में कराई थी 11 और 9 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। yes, 4499 4502 04 प्रेजेंट मैम। 5 41 से 50 के बीच में जो जो है लाइन वाइज बोलते रहो। 5 5 भी प्रेजेंट है, एक सेकंड। 41 प्रेजेंट है, नेक्स्ट मैम 46 46 प्रेजेंट है, 47 47 49 44 भी प्रेजेंट है, ठीक है। 41 44 46 47 49, ठीक है। नेक्स्ट मैम 50, 50, नेक्स्ट मैम 50, 50 के बाद नेक्स्ट बोलो बच्चे। 51, 51, ओके, 51 52 52 52, 53 53, 54 ओके, नेक्स्ट 56 56 57 57, 58 नेक्स्ट 59 नेक्स्ट 61 नेक्स्ट 63 नेक्स्ट 64 नेक्स्ट 66 नेक्स्ट 67 नेक्स्ट 70 नेक्स्ट, फटाफट बोल दो। 71 हम्म 72 73 76 नेक्स्ट 78 79 नेक्स्ट 81 84 86 नेक्स्ट 88 91 98 नेक्स्ट 4600 0406 4600 फिर 04 0406 ठीक है। कोई रह तो नहीं गया गर्ल्स? एवरीवन इज डन? No. Yes, ma'am. ठीक है। मैम 4505, 4505 लग गई हुई है मैम आपकी? 4586 कौन? 4586 आपकी भी लग गई? यस मैम लग गई हुई है। मैम 56, आकृति सबकी की दे दी है। सबकी लगवा दी है सुमिति ने गर्ल्स। देख के पार्टिसिपेंट्स में से ही बोलती हूँ, मेरे को कौन सा रोल नंबर याद है सबके।